Hello friends, I'm Astha. Welcome to our channel NDA Buddies, and today we will discuss some very important questions of chemistry. Okay, और ये हमारी chemistry questions की 6th सीरीज है जिसमें कि बहुत ही important और chosen questions हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर हैं. ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? Which one of the following energy is stored in the links between the atoms? Okay, हमें यहाँ पे एनर्जी के बारे में बताना है कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जो एटम्स के बीच में लिंक होती है, उसमें स्टोर्ड रहती है. ठीक है, अब भाई एनर्जी तो काफ़ी टाइप्स की होती है, आपने पढ़ा होगा. ऑप्शंस में देखो दी गई है न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी. बट यहाँ पे हमें पहले ये पढ़ना है कि एटम्स के बीच में लिंक कौन सी होती है. भाई एटम्स के बीच में लिंक कौन सी होती है? आपने देखा होगा कि अगर एक एटम को दूसरे एटम से जोड़ना है तो वो किस चीज़ से जुड़े रहते हैं? यस, आपने नाम सुना होगा बॉन्ड्स. क्या होते हैं वो? बॉन्ड्स होते हैं. ओके, जो उनके बीच में बनते हैं. अब बॉन्ड्स भी आपने कई टाइप के सुने होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना. तो जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी. अब भाई एटम्स आपने देखा होगा कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये रिएक्शंस में क्या लेते हैं? पार्ट लेते हैं. ठीक है, अब जब ये रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं तो एक एटम जाके जब दूसरे एटम से जुड़ता है तो आप देखते हो कि नए नए कंपाउंड्स बनते हैं. तो उन रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब उन लिंक्स से जो कंपाउंड बनते हैं उनको आप क्या बोलते हो? केमिकल कंपाउंड. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कौन सी यूज़ हो रही है? केमिकल एनर्जी. ओके, तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड और केमिकल एनर्जी. ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, कि एटम्स की जो लिंक्स होती हैं उनके बिटवीन में कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है? केमिकल एनर्जी. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. वो क्या है? Which one of the following minerals is used as a fuel in a nuclear power stations? Okay, nuclear power stations में इसमें से कौन सा है वो मिनरल जो कि एज अ फ्यूल यूज़ होता है? तो आपने नाम सुना होगा पिच ब्लेंड का. वैसे नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली पिच ब्लेंड है क्या. ये एक एमॉर्फस होता है. ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है. ओके, और ये पिची फॉर्म ऑफ क्या होता है? क्रिस्टलाइन यूरेनियम ऑक्साइड. ठीक है, ये ओर होता है. ठीक है, किसका ओर होता है? यूरेनियम का ओर होता है. इसमें 50 to 80% यूरेनियम एलिमेंट पाया जाता है. ओके, और ये बहुत ही प्राइमरी मिनरल ओर होता है यूरेनियम का. ठीक है, बट जो पिच ब्लेंड होता है ये रिच रेडियो एक्टिव मिनरल होता है. क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है. इसीलिए हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में. ठीक है, और ये किससे बनता है? ये यूरेनियम डाइऑक्साइड से बनता है. ठीक है, और इसमें जो रेडियो एक्टिव डीके होता है इसकी वजह से इसमें जो लेड के ट्रेसेस होते हैं ना, ये भी पाए जाते हैं. ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ से पाया जाता है? ये अर्थ से मिलता है हमको, क्योंकि जितने भी ओर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं. ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is an example of a clean fuel? Okay, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और हमें इसमें से पता करना है कि क्लीन फ्यूल क्या है. ठीक है, क्लीन फ्यूल कौन सा है? तो बेसिकली क्लीन फ्यूल्स होते क्या हैं? ठीक है, क्लीन फ्यूल्स वो होते हैं जिनमें जो कार्बन इंटेंसिटी होती है ना वो बहुत कम होती है. ठीक है, ना के बराबर होती है, और वो मतलब कि नेचर फ्रेंडली होते हैं, मतलब इको फ्रेंडली बोलते हैं उनको. ठीक है, और ऐसे फ्यूल्स में एथेनॉल आ गया, बायोडीजल आ गया, नेचुरल गैस आ गई, बायोगैस आ गई, प्रोपेन, हाइड्रोजन. ठीक, तो ये ऐसे फ्यूल्स होते हैं. तो यहाँ पे हम एग्जांपल अपने ऑप्शंस में देख सकते हैं, लाइक कोक. ओके, कोक इज नॉट अ फ्यूल. ठीक है, प्रोपेन. ठीक है, पेट्रोल और वैक्स. तो प्रोपेन करेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि प्रोपेन जो हमारा है वो क्लीन फ्यूल है. क्यों क्लीन फ्यूल है? आपने एक नाम सुना होगा एलपीजी. ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोपेन ऑटो गैस. ठीक है, तो जो प्रोपेन होती है वो क्लीन बर्निंग अल्टरनेटिव हम यूज़ करते हैं. ओके,
किसके अल्टरनेटिव का, लाइक पेट्रोल के, डीजल का, इसका अल्टरनेटिव होता है। एलपीजी हम यूज़ करते हैं ना अपनी कार्स वगैरह में, ओके। तो और जो प्रोपेन होता है हमें पता है ये 3 कार्बन एल्केन गैस होती है, ठीक है। और इसको स्टोर करते हैं, किस तरह स्टोर करते हैं, प्रेशर के अंदर, एक प्रेशर लगाकर एक टैंक के अंदर स्टोर करते हैं। ये कलरलेस होता है और कैसा होता है, ओडोरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज नॉट अ मिक्सचर। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इनमें से हमें पता करना है कि कौन सा मिक्सचर है, नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो मिक्सचर बेसिकली होता क्या है, ये टाइप ऑफ मैटर होता है विच हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें उनका मिक्सचर जो होता है ना, उनकी जो कंपोजिशन होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, ठीक है। वो कैसे होती है, अलग अलग रेशियो में वो आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं, ठीक। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने ऑप्शंस में टिन, ओके। टिन क्या है, बेसिकली एक एलिमेंट है, तो ये मिक्सचर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो अपने प्योर फॉर्म पे रहता है, ओके। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा टिन, ठीक है। SN इसका साइन होता है, ओके। और सी वाटर तो सबको पता है भाई, ये तो मिक्सचर होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स पाए जाते हैं, ओके। सॉइल भी मिक्सचर होता है, ठीक है। एयर भी मिक्सचर होता है, ठीक है। तो मिक्सचर भी आपने काफ़ी टाइप्स के पढ़े होंगे, मतलब कि काफ़ी नहीं होते, बस 2 ही टाइप्स के होते हैं। तो वैसे तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो इनमें से कुछ होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकते हैं, लाइक सी वाटर आपका हेट्रो होता है, ठीक है। एयर आपका होमो होता है, सॉइल आपका हेट्रो होता है, ठीक है। नाउ तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज अ ड्राई आइस। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस में ड्राई आइस हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आइस प्रेजेंट इन आइसक्रीम, नो, ठीक है। सॉलिड वाटर एट अंटार्कटिका, नहीं, वो भी नॉर्मल आइस होती है, ओके। सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओके, वो बहुत ही जल्दी एक्सपैंड होती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। और जब हम उसे कंप्रेस करते हैं, ठीक है, उसे एकदम से लो टेम्परेचर देकर हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो आइस जैसा फॉर्म बना लेती है। कैसा फॉर्म बना लेती है, आइस जैसी अपीयरेंस देती है। इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया कि ये क्या है, ड्राई आइस है, ठीक है। ये CO2 का कैसा फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। जब हम गैस से उसको किस में बदल देते हैं, कंप्रेस करके, सॉलिडिफिकेशन उसका जब हम कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि जो ड्राई आइस होती है, नॉर्मल आइस क्या होती है, पिघल जाती है, लेकिन जो ड्राई आइस होती है ये पिघलती नहीं है। ये पिघलने की बजाय क्या होती है, ये डायरेक्टली चेंज हो जाती है CO2 गैस में, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, सब्लिमेशन, ओके। तो ड्राई आइस क्या करती है, डायरेक्टली सब्लिमेशन करती है, ओके। ये मेल्टिंग नहीं करती है। और जो नॉर्मल आइस करती है वो क्या होती है, वो मेल्ट कर जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे 6th क्वेश्चन में, वो है नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट to a concentrated solution through a selectively permeable membrane is called, okay। जहां पर भी आपको ये टर्म दिखे, selectively permeable, ओके। तो सिलेक्टिवली भाई परमिएबल में एक ही चीज होता है, प्रोसेस होता है, वो होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। अब नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, आप ये भी ले सकते हो कि भाई वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब जो आपने कोई 2 सॉल्यूशंस लिए, ठीक है। एक सॉल्यूशन मान लिया आपका कि प्योर वाटर है, ठीक है, और दूसरे में आपका उसमें वाटर में क्या घुला हुआ है, शुगर घुली हुई है, ठीक है। तो अब भाई वाटर कहाँ से कहाँ की ओर मूव करेगा, तो हमें पता है कि जो ऑस्मोसिस होगा, अगर हम उसमें सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन लगा दें उन 2 सॉल्यूशंस के बीच में, तो वाटर प्योर वाटर से कहाँ मूव होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है शुगर का, उसकी तरफ मूव होगा। क्यों, क्योंकि जो प्योर वाटर है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ओके। हमें यहाँ पे ध्यान देना है,
कि जो प्योर वाटर है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है भाई, अगर हम सॉल्यूशन के फॉर्म पे देखें तो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है, शुगर वाले का। लेकिन अगर हमें सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देखना है तो भाई कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा है, प्योर वाटर में, ठीक है। और ऑस्मोसिस क्या होता है, बाय डेफिनेशन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मेनली क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, किससे मूवमेंट होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ उन्हीं को जाने देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट किसका होगा, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ, ओके। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा ये, ओके। क्या कहाँ से जाएगा, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ओके। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैथोड रेज इज नॉट करेक्ट, ओके। कैथोड रेज के हिसाब से कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, ओके। तो हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं अपने। कैथोड रे पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ओके यस, कैथोड रेज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोल देते हैं भाई, ओके। देन कैथोड रे पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड, ओके। यहाँ पे हमने पकड़ लिया ये पॉइंट कि ये क्या है, गलत है, और इसके लिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्यों। अब भाई होता क्या है कि जो कैथोड रे है वो कैथोड से निकलती है, ओके। हमें पता है कि कैथोड क्या छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वो कहाँ की तरफ मूव करते हैं, एनोड, क्योंकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो भाई नेगेटिव कहाँ जाएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के पास, ठीक है। तो कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड होगा, ना कि स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टूवर्ड्स कैथोड, ओके। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी अकोमोडेटेड बाय मेकिंग, ओके। तो हमें लार्ज वॉल्यूम में हाइड्रोजन को अकोमोडेट करना है, ओके, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा भाई, तो ये हमें पता है कि नॉन स्टीशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स बनाने से होगा। ये क्या होता है भाई, जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स होते हैं इनको हम मेटेलिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स। और ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन डिफिशिएंट होते हैं। ये हमें याद रखना है कि जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोजन डिफिशिएंट होते हैं, इनमें हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ कंसिस्टेंट कंपोजिशन है जो उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हमने इसके जो केमिस्ट्री के पहले के वीडियोस थे उसमें भी हमने एमसीक्यू में अबाउट लॉज आया था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि लॉ ऑफ कंसिस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है, कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। तो ये जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्राइड्स ऑफ निकेल हो गया, ठीक है, पैलेडियम हो गया, सीरियम हो गया, ठीक है। तो अगर हम इनकी जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है लैटिस में देखें, ठीक है, तो ये अलाउ करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसीलिए अगर हमें हाइड्रोजन का बहुत ही ज़्यादा अक्यूमुलेशन करना है, ठीक है, उनको अकोमोडेट करना है, तो हम कौन से हाइड्राइड यूज़ करेंगे, मेटेलिक हाइड्राइड्स, मतलब नॉन स्टीशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, ओके। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट, ओके। तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट क्या होता है, जो मेनली एक एटम में स्टेबल रहे, ठीक है। डायटॉमिक होता है, ट्राइटॉमिक होता है, ठीक है, टेट्राटॉमिक होता है। तो इसमें क्या होता है, एटम्स के जो नंबर होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर हमें पता है क्या होता है, ये मोनो एटॉमिक है कि नहीं, ये है, ठीक है। हीलियम क्या है आयोडीन, ओके। आयोडीन बेसिकली क्या है, ये डायटॉमिक होता है, ना कि
मोनो एटॉमिक, इसको आप I2 लिखते हो। ओके, बेरियम क्या है, ये भी मोनो एटॉमिक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब हमारा आता है क्या लास्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर इन पेंट्स। ओके, इनमें से कौन सा यूज होता है पेंट में बाइंडर की तरह काम करता है, मतलब कि जो पेंट के पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पिगमेंट्स, उनको बाइंड करके रखता है। ओके, तो आपने नाम सुना होगा सिलिकॉन्स, ठीक है। तो जो हमारे सिलिकॉन्स होते हैं भाई, ये क्या करते हैं, ये पेंट में जो उसके छोटे 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 पार्टिकल पिगमेंट्स होते हैं उनको टुगेदर बाइंड करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये लो थर्मल कंडक्टिविटी और लो केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जो इनकी टॉक्सिसिटी लेवल होता है ये भी बहुत कम होता है, और ये वाटर को क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, वाटर टाइट सील बनाते हैं ये, ठीक है। और ये ऑक्सीजन और ओजोन और ये जो यूवी रेज होती है इनके हाई रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली ये इंसुलेटिव होते हैं, ठीक है, और कंडक्टिव प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये क्या, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसको पेंट का क्या बनाती हैं, बाइंडर बनाती हैं। ओके, मतलब कि ये पेंट में अगर यूज होता है तो ये, हाँ भाई, ये सही यूज होता है, गलत यूज नहीं होता है। ओके, तो सिलिकॉन्स विल बी द राइट आंसर। ओके, तो बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको यहाँ पे बता देती हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास। ओके, पहला हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या होता है, ये एक छोटी सी चीज़ होती है, ये वाइट पिगमेंट होता है पेंट में, ठीक है। कौन सा पिगमेंट होता है, ये माइक्रो साइज्ड पिगमेंट होता है जो कि वाइट कलरिंग कॉज करता है पेंट में। ओके, नोवोलैक क्या होता है, नोवोलैक भी एक यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट्स फॉर नेचुरल रेजिन्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी जगह रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जाता है और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती है, ठीक है। अब पैथलोसाइनिन क्या होता है, पैथलोसाइनिन ये होता है कि ये भी एक टाइप का पिगमेंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो हमारी केमिस्ट्री की इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज थी, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ये यहाँ से ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक NDA, CDS, FCAT, ओके, जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं डिफेंस के उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं ये पता होने चाहिए, आप तभी इनको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।